हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 9th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है बेटा, तो बेटा द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सवाल सबसे पहला बेटा यह पैदा होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, आपको हम समझाते हैं। आपने देखा ये एटम है बेटा, देखिए बेटा परिभाषा हम लिखवा देंगे, पहले समझो आप। ये कोई एटम है बेटा, ये कोई एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? नाभिक। ये क्या है बेटा? नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है। तो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, नाभिक के अंदर। तो बेटा न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। और प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। तो चार्ज ये दिखाया है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन है। तो बेटा अब न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स में, कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। कई सारी सेल बनाने लो, ये कई सारी हमने सेल्स बना ली। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये ऐसे गति कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कोई एटम था। एटम के न्यूक्लियस में बेटा होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में बेसिकली धनावेश होता है प्रोटॉन के कारण। तो बेटा इस धनावेश को हम कहते हैं नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को जो किसकी वजह से होता है? जो प्रोटॉन के कारण होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। अब बेटा ये नाभिकीय आवेश जो है अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सेल्स में, कक्षाओं में, उन्हें क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो बेटा जरा ये देखो, ये लास्ट सेल में, अंतिम कोष में ये इलेक्ट्रॉन एक उपस्थित है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियस बेटा इसे अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट, यानी कि इसे खींच रहा है, इसे खींच रहा है। ठीक है बेटा, ये खींच रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से कहां को आ रहा है? न्यूक्लियस की तरफ को आ रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। क्योंकि विपरीत आवेश है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा था। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इफेक्ट कब आया बेटा? देखा ये कि बेटा इसके अंदर वाली जो सेल हैं, ये तो बाहर वाली सेल है और ये अंदर वाली सेल्स जिन्हें इनर सेल कहते हैं। ये इनर सेल जो हैं इनमें भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा इन पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा दोनों पे सेम आवेश, तो ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो बेटा ये जो आ रहा है यहाँ को अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये थोड़ा सा इनने क्या कर दिया, इसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर सेल वाला क्या कर रहा है? ये रिपल कर रहा है बेटा। ये देखो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो बेटा अब बताइए कि आप ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की ओर को अट्रैक्ट ज्यादा होगा पहले से या कम होगा? तो बेटा नाभिक का यह आकर्षण पहले से कम हो गया। पहले से क्या हो गया? कम हो गया। मतलब जितना एक्चुअल में अट्रैक्ट करता ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को, उतना ये नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अंदर वाली सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसे अंदर न्यूक्लियस की ओर आने नहीं देते हैं। तो बेटा ये जो है इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये इनर सेल वाले जो हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक शील्ड का काम कर रहे हैं, एक कवच का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बेटा, स्क्रीनिंग मतलब इन्होंने ये न्यूक्लियस था, इसके चारों ओर क्या बना दिया, स्क्रीन बना दी, मतलब इस पर ना आ पाए इलेक्ट्रॉन, बाहर सेल वाला इलेक्ट्रॉन इस पर ना पाए, एक स्क्रीन बना दी, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बेटा जी इस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। अर्थात पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज हम कह सकते हैं माइनर, यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज में होने वाली इस कमी को ही बेटा हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब न्यूक्लियर चार्ज पर कुछ इफेक्ट पड़ा, इसके कारण शील्डिंग इफेक्ट के कारण या स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण कुछ न्यूक्लियर चार्ज पर इफेक्ट पड़ा, इसलिए वो कहलाया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा जी, ये आपको समझ में आया, ये शील्डिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये इस तरह से होती है कंडीशन आपकी, ये बना लीजिएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को शील्ड कर रहे हैं, इनके मतलब ये क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है बेटा, या इसका दूसरा नाम क्या होता था शील्डिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सेम चीज है, तो स्क्रीनिंग भी SCREENING, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा जी, हिंदी है, शील्ड को कहते हैं आवरण, शील्ड को कहते हैं आवरण, तो आवरण प्रभाव। ठीक है, आवरण प्रभाव, ठीक है, आवरण प्रभाव। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब बेटा हमने यही बात क्या लिख दी है। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज में होने वाली कमी, किसके कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण। अर्थात शील्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर चार्ज में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, किसके कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये लिख दिया हमने बेटा। देखो, एटम के बेटा न्यूक्लियस में प्रोटॉन के कारण, एटम के नाभिक में यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों के कारण जो धनावेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उसे नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बेटा, चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिन पर ऋणावेश होता है, जिन पर निगेटिव चार्ज होता है बेटा। अतः यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज द्वारा क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बेटा क्या होते हैं, लेकिन अपनी इनर सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल होते हैं। अब बेटा ये अट्रैक्ट तो हो रहा था, लेकिन इसके अंदर वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए एक जैसे सेम चार्ज के कारण ये रिपल होगा। ठीक है बेटा, प्रतिकर्षित होता है, तो ये लिखा है, लेकिन अपनी अंदर वाली कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, अपनी इनर सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल होते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम बेटा, इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, हमने लिखा था शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, हो गया। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण बेटा न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। इसका प्रभावी परिणाम क्या होता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट का, इससे क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। न्यूक्लियर चार्ज घटने का मतलब क्या हुआ,
बेटा नाभिक का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम हो गया, और वो आकर्षण किसकी वजह से लग रहा था? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो न्यूक्लियर चार्ज ही तो घटा इसका मतलब, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, ठीक है बेटा। अब न्यूक्लियर चार्ज में होने वाली इस कमी को हम क्या कहते हैं? इसकी क्या कहते हैं? सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, ठीक है। इट्स तो सिंपल, समझ में आया होगा। मिटा देते हैं, हम उतार लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा जी। मिटा देते हैं। अब देखते हैं बेटा नाभिकीय आवेश को कैसे ज्ञात करें, हाउ टू कैलकुलेट न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा। हाउ टू कैलकुलेट न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी। अब देखो बेटा मेरे साथ लिखते हैं ना, ये आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है बेटा। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बराबर क्या होगा बेटा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर क्या होगा? जो नाभिकीय आवेश था, जो न्यूक्लियर चार्ज था बेसिकली एटम का, वो तो यहाँ पे नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो था उसमें से कुछ घटा बेटा, उसमें से कुछ घटा ही तो है, उससे होने वाली कमी को ही तो कहते हैं माइनस। वो कमी क्या हुई? कमी को हम किसके रूप में जानते हैं? शील्डिंग इफेक्ट के नाम से या स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब उसने जो प्रभाव डाला होगा वही तो घटा होगा, वही तो कम हुआ होगा। तो माइनस शील्डिंग इफेक्ट या बेटा क्या, या स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। अब बेटा सिंबल में देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। अब देखो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसे जेड स्टार लिख देते हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या। अब प्रभावी है तो प्रभावी पहचान होने के लिए जेड स्टार या जेड इफेक्टिव इससे रिप्रेजेंट कर दिया। बराबर क्या हो गया बेटा? बराबर नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई? नाभिकीय आवेश होता है प्रोटॉनों की संख्या। जितने प्रोटॉनों की संख्या हो गई न्यूक्लियस में तो उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक, समझ में आया? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, जितना एटॉमिक नंबर उतने उसमें प्रोटॉन, उतने ही प्रोटॉन, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक ही तो कहते थे। और जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होना चाहिए। तो बेटा नाभिकीय आवेश कह सकते हैं परमाणु क्रमांक माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इसे किससे रिप्रेजेंट करें? तो बेटा एक सिंबल बना लिया हमने सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? इसे कह दिया हमने स्क्रीनिंग कोफिशिएंट यानी कि स्क्रीनिंग स्थिरांक है ये बेटा, ठीक है। यही तो कैलकुलेट करना होगा। अब मान लो जेड इफेक्टिव बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? जेड इफेक्टिव बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका बराबर एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस सिग्मा। ये हो गया आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हो गया बेटा
इस फॉर्मूले में आप देखो क्या क्या हमें ज्ञात है भाई। ये ज्ञात करना होता है, ये हमें ज्ञात होता है, ये सदैव नॉन होता है, ये सदैव हमें ज्ञात होता है बेटा, सदैव ज्ञात होता है। तो ज्ञात क्या करना होता है, सदैव ये कैलकुलेट करना होता है, यह ज्ञात करना होता है, यानी कि यह ज्ञात करना होता है। यदि बेटा हमें सिग्मा की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू पता चल जाए, तब हम किसी भी एटम में उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा अब क्वेश्चन यह बनता है बेटा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कोएफिशिएंट का मान हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है बेटा। तो इसके लिए एक स्लेटर वैज्ञानिक हुए थे। कौन? स्लेटर। उन्होंने बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो एस ब्लॉक, चाहे पी ब्लॉक, चाहे डी ब्लॉक, चाहे ए ब्लॉक, सभी के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के कुछ नियम बताए थे। उन नियम की हेल्प से हम पूरी पीरियोडिक टेबल में आप भी सीख जाएंगे। सो सिंपल, इतना सिंपल सिखाऊंगा, एक बार में सीख जाएंगे। ठीक है बेटा। तो हम भी आज पूरी पीरियोडिक टेबल के क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ठीक है, सीखते हैं बेटा। ठीक है। तो बेटा स्लेटर जो हुए थे उन्होंने पहले एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए नियम दिए थे। फिर डी और एफ के लिए, क्योंकि एस और पी में जो रूल फॉलो होते हैं वो डी और एफ में नहीं होते। ठीक है बेटा। इसलिए पहले हम किसके करेंगे, एस और पी ब्लॉक वाले। ठीक है बेटा। तो अब हेडिंग डालेंगे, ये मिटा देते हैं, लिख लीजिए। अब देखो, अब देखिए बेटा, अब देखिए आप, ये कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा अर्थात सिग्मा ज्ञात करना। ठीक है। तो वैज्ञानिक थे स्लेटर। क्या, कौन से वैज्ञानिक थे? स्लेटर गैव सम रूल्स टू कैलकुलेट। स्लेटर ने दिए बेटा सम रूल्स, कुछ नियम, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर, अब यहां पे देखो, फॉर एस एंड पी ब्लॉक। तो यहां बेटा केवल हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही सिग्मा की कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही हम क्या करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे क्या नियम दिए वो नियम लिख दिए। 1 2 3 4 या ज्यादा से ज्यादा 5, ये 5 बातें बताई। पहली बात बताई थी बेटा, जिस भी परमाणु का हमें सिग्मा कैलकुलेट करना होता है, ठीक है बेटा, उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सेल वाइज, कोषों के अनुसार, अवयव के अनुसार नहीं, सेल वाइज। अब सेल वाइज क्या होता है देखते हैं। जैसे लिखो, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ। सबसे पहले लिखेंगे बेटा ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेल वाइज। अर्थात सबसे पहले, हिंदी में लिख ले बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिए या कीजिए। ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, खत्म। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कहा, अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना है उसके लिए
उसके लिए सिग्मा बराबर 0 मानो। उसके लिए क्या करो, सिग्मा 0 मानो। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना है उसके लिए सिग्मा 0 मानो। ठीक है बेटा, उसके वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू उसके लिए 0, उस इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले ये बातें सुन लो, बड़ा आनंद आएगा। ये क्वेश्चन करते ही सारी की सारी बातें फॉलो होंगी। फिर दूसरा बेटा, उसी सेल में प्रेजेंट हो सकता है, उस सेल में और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यानी कि एन सेल जिसे कहेंगे एन सेल, उसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यानी कि एन सेल, उसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उसी सेल में प्रेजेंट अन्य इलेक्ट्रॉन हो सकता है और भी हो। अन्य इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा क्या करो, के लिए सिग्मा बराबर 0.35 मानो। समझ गए? उसी सेल में प्रेजेंट यानी कि एन सेल जिसे कह देंगे आप, उसी सेल को मतलब एन सेल में प्रेजेंट अन्य इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसी सेल के, तो उनके लिए सिग्मा बराबर 0.35 मानो, 0.35 मानो। तीसरी बात, चौथी बात क्या है बेटा, थोड़ा पास लिख लो। चौथी बात क्या है, उससे यानी कि n-1 सेल में प्रेजेंट सभी बेटा इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा बराबर कितना मानो, 0.85 मानो। ये ठीक है बेटा। n-1 सेल में, n-1 सेल का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान ज्ञात करना होता है उससे एक सेल कम। ठीक है बेटा, तो n- सेल हो गई, क्योंकि वो वाली सेल n मानी है, तो एक सेल का मतलब n-1 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 0.85 मानो। पांचवी बात है, पांचवा नियम है बेटा, क्या पांचवी बात है, n-2 तथा इससे निम्न सेल, इससे जितनी भी नीचे वाली सेल हो, या n-2 और इससे निम्न सेल्स में प्रेजेंट बेटा सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा सिग्मा बराबर 1 मानो, खत्म। सिग्मा 1 मानो। एन सेल के उसी इलेक्ट्रॉन के लिए 0, उसी सेल में अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, n-1 सेल के लिए 0.85 और n-2 या उससे नीचे की जितनी भी सेल हैं उसके लिए सिग्मा क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है बेटा। छठी बात, अगर बेटा राइट साइड में हो, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकल रहा हो उससे आगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो क्या कहेंगे, यानी कि उससे आगे वाली सेल यानी कि सिग्मा 4 राइट साइड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि उससे आगे वाली सेल के जितने भी कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए सिग्मा का मान 0 होगा। ठीक है बेटा, ये 4 बातें, ये 5 बातें हमने बताई हैं, ये देख लो जरा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना हो उसके लिए सिग्मा 0 मानो, उसी सेल में प्रेजेंट एन सेल यानी कि एन सेल, ठीक है, उसी सेल में प्रेजेंट अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 0.35, n-1 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 0.85 और n-2 तथा उससे निम्न सेल्स में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 1 मानो, खत्म। और आगे वाले सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा क्या होता है, 0 होता है, खत्म। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, चारों बातें, पांचों बातें देख लीजिए, सब फॉलो होंगी। मैं एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, ठीक है जी, उसके बाद वीडियो खत्म। देखो अब देखिए आप
ये होगा देखो बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, केट्रियम, पोटेशियम एटम। बेटा पोटेशियम परमाणु के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है आपका। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, जेड इफेक्टिव बराबर, जेड इफेक्टिव किसका है, पोटेशियम का, तो के, या ये कह सकते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम बराबर क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम बराबर होगा, जेड क्या है यहाँ पे परमाणु क्रमांक, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना, 19 माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा की वैल्यू ज्ञात करें, क्या करें, सिग्मा की वैल्यू ज्ञात करें। तो सिग्मा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने नियम दे दिए, सिलेक्टर भाई साहब ने नियम दिए थे। पहला नियम था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो पोटेशियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना 6 और 4s1। देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 1 19, 18 और 1 19। तो सेल वाइज क्या कहेंगे बेटा, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। अगर 3D भी आता तो यहीं पे लिखते, उसके बाद 4 वाली सेल स्टार्ट करते, वो सेल वाइज होता है। हालांकि आपको पता है 4s की एनर्जी कम होती है 3D से, तो 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, लेकिन सेल वाइज करने का मतलब है कि 3 वाले 3s 3p 3d सब एक साथ लेके जाएंगे और 4 वाले सब एक साथ। ठीक है, ये सेल वाइज हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेटा हमने कहा है, क्योंकि इसमें ये पूछा है पोटेशियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश, यह नहीं कहा है कि सिग्मा कैलकुलेट कीजिए सोडियम के 17वें 16वें 15वें 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे पता चला आपको, जो लास्ट सेल थी, जो आपकी लास्ट सेल थी उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे सदैव जब ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा ये है, 19वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो बेटा हमने पहली बात बताई थी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, सेल वाइज कर लिया। दूसरी बात बताई थी जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 0 हो गया। ठीक है बेटा, हर सेल के बीच में प्लस प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो जरा, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। ठीक है बेटा, अब देखिए मैंने कहा था उसी सेल में प्रेजेंट अन्य इलेक्ट्रॉन, तो चौथी सेल और चौथी सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, केवल एक ही था, उसके लिए 0 ज्ञात हो गई, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेट करनी थी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बेटा उस सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब ये कौन सी सेल है, तो बेटा 4 में से एक गया 3, यानी कि ये तो n-1 सेल है। कौन सी सेल है बेटा, ये n-1, ये n सेल है, ये n-1 है, और ये n-2 है, और ये n-3 है। समझ में आ गया बेटा। अब हमने कहा था n-1 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.85 होता है, तो सबके लिए 0.85 है, और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8, तो हर एक के लिए 0.85 है, तो 8 के लिए 8 गुणा 0.85 हो गया। अब ये n-2 सेल है। अब n-2 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 1 बताई थी, तो इलेक्ट्रॉन कितने है बेटा, 8। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, तो 8 के लिए 8 होगी, यानी कि 8 गुणा 1। अब बेटा ये तो n-3 है, और भी कम सेल, तो मैंने कहा था n-2 या उससे निम्न वाली जितनी भी सेल होंगी उसके लिए सबके लिए 1 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुणा 1। ठीक है, तो अब इन्हें सबको जोड़ लो। ठीक है, 2 एकन 2 प्लस 8 एकन 8 प्लस 0.85 की 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40 का 0 और 8 8 64, 8 पंजे 40 का 0 4 8 8 64, 64 और 4 68, दशमलव के बाद 2 के बाद तो 6.80 हो गया। ठीक है बेटा, ये तो 0 है, सबको जोड़ दो, 8 और 2 होता है 10 और प्लस 6.80, तो 10 और 6 हो गया 16, 16.80 हो गया, 16.80 यानी कि 16.80, यानी कि सिग्मा बराबर आ गया 16.80 इसका। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख सकते हैं बेटा सिग्मा का
सिग्मा की वैल्यू आई है तो फॉर्मूले में लिख दो जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम बराबर हो गया 19 माइनस सिग्मा की जगह सिग्मा कमान 16.80। अब बेटा 19 में से 16 जाते तो 3 बचते, लेकिन 0.80 है मतलब 0.20 बचा, इसका मतलब 2.20, यानी कि जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम बराबर होगा 2.20। देख लो जरा कैसे घटाया, ऐसे घटाते हैं बेटा, दशमलव की घटा भी नहीं आती होगी आपको। तो 16.80 घटाओ, 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में 6 गया, यहाँ सॉरी 8 में 6 गया 2, तो क्या बचा 2.20। ठीक है बेटा, ये हो गया 2.20, ये हो गया सिग्मा। ठीक है, सॉरी जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम। ये था आपका आंसर। तो बेटा आज की वीडियो यहीं रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।